इस बार के चुनाव महाराष्ट्र के काफी ऐतिहासिक होंगे क्योंकि सभी पार्टियां अलग अलग तो लड़ी रही है, लेकिन शिवसेना जन्म होने के बाद पहली बार 286 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने वाली है। अब ये चुनाव लड़ने का फैसला उनका नहीं था, ये किसी और का था, लेकिन निभाना अब शिवसेना को पड़ रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे। नमस्कार। उद्धव जी, जैसे मैंने कहा कि आप पर आपका फैसला नहीं था, ये आप कई बार कह चुके हैं, आपको अलग थलग कर दिया पूरा अकेला जाने के लिए। नतीजा तो वही है ना, परिणाम तो वही दिखाई दे रहा है। पहली बात मैं साफ करना चाहता हूं कि जैसे आपने कहा कि ये हमारा फैसला नहीं था, हमारे ऊपर लादा गया फैसला है और एक चुनौती के रूप में मैंने वो स्वीकार किया है। 25 साल पुरानी युति गठबंधन टूट गई है। आज तक पहले ऐसे कभी हुआ नहीं था। देश में स्थिति जैसी रही, अच्छी रही, बुरी रही, लेकिन शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी साथ रहे। और शायद हम तो बड़े अभिमान के साथ कहते थे कि दुनिया का ये एक ही गठबंधन ऐसा होगा कि 25 साल से भी ज्यादा, 26-27 साल होने को आए हैं, लगातार चलते आ रहा है और उसके लिए आधार था हिंदुत्व। दुर्भाग्य है, लेकिन यही कहना पड़ता है कि बीजेपी ने हिंदुत्व के साथ रिश्ता तोड़ दिया है। क्यों पता नहीं। हम तो उनके बुरे दिनों के साथी थे, अब अच्छे दिन आने वाले हैं और जब अच्छे दिन आने वाले हैं तो उन्होंने अपना पुराना दोस्त तोड़ दिया है। लेकिन सिर्फ आपको अलग नहीं किया है उन्होंने, जो बाकी आपके जो 4 गठबंधन के पार्टनर उनको भी हमसे तोड़ा है, उनको भी वो साथ में ले गए, यानी पूरा आपको अलग। बिल्कुल, क्योंकि शायद उनको शिवसेना से ही कुछ ऐसे आगे जो कुछ वो करना चाहते हैं वो करने में तकलीफ हो सकती थी, लेकिन वो तो अभी होगी क्योंकि शिवसेना ऐसे खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन बीजेपी ने अपना कारण बताया अलायंस तोड़ने का। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और बाकायदा मीडिया के सामने आकर उन्होंने कहा कि जो प्रस्ताव शिवसेना से आ रहे थे क्या है उससे ना वो सेटिस्फाई थे, ना उससे अलायंस पार्टनर सेटिस्फाई थे और उसके वजह से हम अलायंस। ठीक है, प्रस्ताव क्या आया? पहले प्रस्ताव शुरुआत किसने की? 25 साल में आज तक गठबंधन में कभी खिंचातानी हुई नहीं, गर्मागर्मी हुई नहीं, ऐसी बात नहीं थी। विवाद तब भी हुए थे, प्रमोद जी थे, गोपीनाथ जी थे, लेकिन वो यहीं से थे, महाराष्ट्र से थे। 25 साल में पहली बार दिल्ली से कोई चर्चा करने के लिए आ गए और आज तक जितने सारे विवाद हुए, प्रमोद जी के साथ भी विवाद हुए थे, गोपीनाथ जी के साथ भी हुए थे, लेकिन उनको पता था कहां तक खींचना है लेकिन तोड़ना नहीं है, वो ये समझते थे। और फिर जो कुछ होता था आगे जाकर सब अच्छा होता था। हम दोनों साथ में हंसते खेलते चुनाव कहना है कि दिल्ली से लोगों को यहाँ पर लाके बिठाया गया आपसे बातचीत करने के लिए। बिल्कुल, और उसके वजह से ये दिक्कत हुई, ऐसा आपका मानना है? उन्होंने जो पहला प्रस्ताव दिया वो प्रस्ताव ऐसे था कि अपने जितने सारे दोस्त है उनको आप 9 सीट छोड़ो, हम 9 सीट छोड़ते, चलो अच्छी बात है। फिर रहता है 270, उसमें हम 50-50 करते हैं, मतलब 135 बीजेपी, 135 शिवसेना। हालांकि स्थिति ये थी कि शिवसेना पिछले चुनाव में 169 सीटें लड़ी, बीजेपी 119 सीट लड़ी, 9 सीट हम कम करते तो हम 160 पर आते हैं, भाजपा 110 पर आता है। फिर ये अचानक ये नई बात कहां से आई कि 50-50? क्या मेरी पार्टी बड़ी नहीं है? पिछले चुनाव में मेरे लोगों ने काम नहीं किया है? जितने सारे आज भी बीजेपी के सांसद महाराष्ट्र से चुनकर आए हैं, क्या उनके लिए बीजेपी शिवसेना ने काम नहीं किया? उसमें शिवसेना के मतदाताओं के वोट नहीं है? तो जैसे आपकी पार्टी बड़ी, मेरी भी तो पार्टी बड़ी है। वो तो पहले से था ही ना। 99 में जब सरकार उनकी बनी थी तो तब भी तो आप उसके पार्टनर थे और सरकार लेकिन सरकार यहीं से चली। अटल जी तो प्रधानमंत्री थे उस वक्त। और यही दुख की बात यही है कि जब भी ऐसी कोई बात आई थी, स्थिति आई थी, तो बाला साहब ने वहां, अटल जी जब प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, तो अटल जी ने फोन किया था कि बाला साहब मैं कैबिनेट बनाने जा रहा हूं, आप किसका नाम देंगे? अब तो मैं एक ही दे सकता हूं आपको। तो बाला साहब ने कहा था कि अटल जी मुझे पता है आपको बहुत तकलीफ है, कठिनाई आ रही है, अगर आपको और किसी को एडजस्ट करना है तो मेरे लिए एक भी मिनिस्ट्री नहीं देना, पहले आप उस कुर्सी में बैठो। तो एक रिश्ता था। मेरा कहने का मतलब यह था कि आज तक 25 साल में जैसे गोपीनाथ जी थे, अब गोपीनाथ जी नहीं रहे, प्रमोद जी नहीं रहे, तो ये सारे दोनों लोग
पूरे ग्रास रूट में लोग महाराष्ट्र में थे, उनको पता था, महाराष्ट्र की नस उनको मालूम थी कि कहाँ कब कैसे। वो सर्वे के आधार पर नहीं चलते थे, आपका खुद अपने आप चलते थे। उन्होंने सर्वे किया है और उसके नहीं किया होगा, लेकिन ये नेता किसको कहते हैं कि जो लोगों का दिल या लोगों की नस दिल्ली मतलब किसके बारे में बोल रहे हैं उद्धव जी? आप अमित शाह के बारे में बोल रहे हैं? मैं बताता हूँ। पहले दिन जब शुरू हुई बात, अमित जी जब घर पे आए थे तो उन्होंने कहा कि उद्धव जी आप चर्चा के लिए सिर्फ ओम प्रकाश जी है माथुर और देवेंद्र के साथ बात करो। ठीक, अच्छी बात है। एक दो दिन के बाद, अभी इतना ये नहीं, एक दो दिन के बाद हम एक रात बैठे यहाँ और फिर बात आगे चली तो उन्होंने कहा दिल्ली से हमें मैंडेट है कि ऐसा होना चाहिए। मैंने कहा भाई दिल्ली का मैंडेट आपके लिए है, मेरी पार्टी तो यही की है। तो ऐसा पहले तो कभी हुआ नहीं था कि आप मैंडेट लेकर आए। कैबिनेट जब बनी तब पिछली बार आपके 3 मंत्री थे, इस बार आपको एक ही मंत्री पद दिया गया। तो आपको नहीं लगता कि पिछले कुछ दिनों से ये बात बीजेपी में कहीं चल रही थी, बीजेपी ने ये तय कर चुकी थी कि उनकी ताकत बढ़ी है और शिवसेना को अब वो ओहदा नहीं मिलेगा जो वाजपेयी जी और अडवाणी जी के समय में मिला करता था? ये जो बात आपने कह दी कि तुरंत उन्होंने अपने शिविर में कहा कि हम अपने बल पर चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, फिर 2 चीजें हुई और एक खबर आई थी कि दिल्ली से यहां संदेश आया है कि मुंबई में सेना का जो एक अपना स्थान है उसको कमजोर करो। पता नहीं सच्चाई है या नहीं है। आपको कभी ऐसा लगा? नहीं, उनके अंदर की बात जो चल रही थी वो आई थी। ठीक। फिर अमित जी का भाषण कोल्हापुर में हुआ कि अगली सरकार भाजपा की होगी। हमारी चर्चा चल रही थी या चालू भी नहीं हुई थी तब। तो ये सब सारी बातें होने से पहले आपने शुरू क्यों किया? फिर दोष मेरे ऊपर क्यों लाद रहे? आप सीधे बोलो ना, आप सेना की जरूरत नहीं है, हम अकेले जीतेंगे। बोलो ना, किसने रोका है? यही आरोप बीजेपी नेता लगाते हैं कि अब उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनना था, इसके वजह से उन्होंने कर। ठीक है, चलो पल भर मान ली बात जी। क्या गलत है उसमें? आपको क्यों ज्यादा सीट चाहिए? क्या आप मंत्रालय में आकर लुका छुपी खेलने वाले कि कैरम खेलने वाले? मैं तो मेरे पार्टी का चीफ हूं, मैं तो चाहूंगा मेरी पार्टी सत्ता में आए, मेरे पार्टी से मुख्यमंत्री बने। मैं क्यों नहीं चाहूंगा? मेरा सवाल यह है कि ऐसा लगता है उद्धव जी कि जब से मोदी जी ने कमान संभाली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, कुछ गड़बड़ चल रही है आपकी और उनकी। क्योंकि सबसे पहले आपने सामना में लिखा कि आपने प्रधानमंत्री के तौर पर बाला साहब ठाकरे ने सुषमा स्वराज को सपोर्ट किया। बिल्कुल ठीक है। ऐसा लगता है कि मोदी आपकी पसंद कभी नहीं थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप गलत मान रहे हो। मैं बताता हूं, बात स्पष्ट करूं। अच्छा हुआ आपने ये सवाल किया। 2012 की बात है, शायद वो डेट भी मिल सकती है, जून जुलाई की बात होगी। इतना याद है कि नरेंद्र भाई अपने गुजरात कैंपेनिंग की शुरुआत करने जा रहे थे। जो चुनाव हुआ वो वहां के मुख्यमंत्री बने, उस चुनाव के लिए वो अपने प्रचार की शुरुआत करने जा रहे थे, तब की बात है ये। और तब नरेंद्र भाई का नाम प्रधानमंत्री की लिस्ट में, मतलब कौन बन सकता है प्रधानमंत्री, उस समय नरेंद्र भाई का नाम चर्चा में नहीं था। एक दिन अचानक मुझे बाला साहब ने कहा, अरे वो तो खैर उम्र के हिसाब से, उन्होंने कहा अरे सुषमा क्या कर रही है? मैंने कहा पता नहीं क्या करूं, नहीं मैं मिलना चाहता हूं, वो आ सकती है यहाँ, मैं बात करता हूं। मैंने फोन किया, सुषमा जी बाला साहब आपको याद कर रहे हैं। अरे बस बाला साहब ने याद किया, मैं आ गई। तो वो 2-4 दिन में आ ही गए, सुषमा जी आ गई। ऊपर बैठे थे सब, ये हो गया, बातचीत हो गई। फिर अचानक बाला साहब ने कहा, सुषमा आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। तो बाला साहब क्या? तो बाला साहब ने सर पर हाथ रखा और कहा कि सुषमा तू देश का प्रधानमंत्री बन जाना। तो वो भी चौंक गए, बाला साहब ये आप क्या कह रहे हैं? तो बोले नहीं, जो कुछ चल रहा है अच्छा नहीं चल रहा है, कांग्रेस को तो हटाना ही होगा। तो जो भी नाम उनके सामने थे, तब नरेंद्र भाई का नाम उस लिस्ट में था नहीं, लेकिन उसके बाद आप सुनो एक मिनट मैं बता पूरा करता हूँ। ठीक। फिर नरेंद्र भाई, फिर क्या हो गया बीच में, बाला साहब वो मतलब फिर मेरी भी एंजियोप्लास्टी हो गई, बाला साहब नहीं रहे। दिसंबर में नरेंद्र भाई चुनाव जीत गए, वो मुख्यमंत्री बने। तब तक की बात, मतलब उस वक्त तक प्रधानमंत्री के नाम में उनका नाम था नहीं। फिर बात आगे बढ़ती गई, फिर माहौल बनते गया, चुनाव नज़दीक आने लगा। 2012, 2013 ये सब चुनाव गया। फिर एक दिन मैं दिल्ली में था, आप भी थे शायद, वो आसुचैम के इसमें मैंने कहा कि आज देश को एक भरोसेमंद चेहरे की जरूरत है। तब नरेंद्र भाई का नाम डिक्लेयर नहीं हुआ था
और किसी का नाम बीजेपी की ओर से नहीं आया था। फिर मुझे पूछा गया, फिर ये नाम नहीं हो सकता कि ये नाम नहीं हो सकता कि, मैंने कहा देखो आप रोज नया नया नाम पूछेंगे तो मैं उत्तर नहीं देने वाला। पहले बीजेपी का जो एक कमेटी है उनको तय करने दो कि वो किसका नाम तय करे, किसका बीजेपी तय करे कि किसका नाम ले ले। ठीक। फिर एक दिन नरेंद्र भाई का फोन आ गया, उन्होंने कहा उद्धव भाई कल शायद ऐसा ऐसा होने जा रहा है। तो मैंने कहा शायद की बात मत करिए, आपका नाम होना ही चाहिए। गोवा अधिवेशन के पहले की बात आप कर रहे हैं? बीजेपी का गोवा अधिवेशन हुआ था उसके, या दिल्ली में उनका अधिवेशन? अभी नहीं, पता नहीं, वो अधिवेशन की बात नहीं, जब उनका नाम डिक्लेयर किया गया उसके एक दिन पहले की बात है। फिर दूसरे दिन सुबह, क्योंकि मैं बाहर चला गया था, फिर मुझे घर से मैसेज आया कि राजनाथ जी आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने फ़ोन किया, राजनाथ जी ने कहा कि उद्धव जी आज हमारी मीटिंग होने जा रही है और हम नरेंद्र भाई का नाम प्रधानमंत्री के लिए करें। आप हमारे पुराने साथी हैं। राजनाथ जी तब अध्यक्ष थे, तो उन्होंने रिश्ता बनाए रखा था अच्छी तरीके से, और मैंने उनको केंद्र में सरकार बनने के बाद विनती भी की थी। मैंने कहा राजनाथ जी आप कृपा कर महाराष्ट्र के चुनाव होते समय तक आप अध्यक्ष बने रहे। तो बोले उद्धव जी वो तो मेरे पार्टी की बात है, मैं क्या करूं। वो एक रिश्ता जोड़ने वाला आदमी है राजनाथ जी। तो नरेंद्र जी का नाम हम करना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल करिए, मेरा समर्थन है। ये सब सारी जब बातें चल रही थी तब दिल्ली में आपने किन से बात की? आपने कहा आपने राजनाथ सिंह से बात की, आपने सुषमा जी से बात की, क्या अडवाणी जी से भी आपने बात की थी? अडवाणी जी से भी मैंने बात की, तो उन्होंने भी कहा कि गठबंधन टूटना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा अभी पता नहीं, अभी कैसे होगा, आगे क्या होगा मुझे मालूम नहीं। क्या अडवाणी जी ने कुछ कोशिश की गठबंधन को? नहीं, मैंने उनको कहा अडवाणी साहब मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, आप कुछ भी मत करिए, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ अगर ये गठबंधन टूट जाए तो मुझे माफ करिए। यही मैंने कहा राजनाथ जी और हाँ, बस मैंने मतलब उनसे कुछ ऐसे नहीं कहा कि आप इसके साथ बात करिए, उसके साथ बात, ऐसे कुछ नहीं कहा। क्या राजनाथ जी और सुषमा जी से भी बात हुई थी आपकी? मैंने यही बात हुई, मेरी यही बात हुई। किसी को मैंने ऐसा नहीं कहा, क्या चल रहा है वो मैंने उनको बताया, और मैंने कहा कि आज तक ऐसे हुआ नहीं था, ऐसे होने जा रहा है। लेकिन गठबंधन आधा ही टूटा है, अभी तक पूरा गठबंधन कहाँ टूटा है उद्धव जी? अभी भी आपके मंत्री है वहाँ पर। आज आपने कहा कि जब आपने बात की उसमें कि अगर इस्तीफा देना है तो पूरे 42 सांसदों को इस्तीफा दे देना। बिल्कुल, क्योंकि मंत्री पद तो मैं छोड़ूंगा, उसमें कुछ ऐसे नहीं कि मैं चिपक के बैठूंगा, वो बात नहीं है। लेकिन जब कहा जाता है कि भाई आप ये भी छोड़ेंगे क्या, वो भी छोड़ेंगे क्या, तो छोड़ना मेरा अकेले का काम नहीं है। मिनिस्ट्री तो नरेंद्र भाई से बात करके वो तो होगी बात, वो तो छोड़ दूंगा। लेकिन उस वक्त मतदाताओं ने महायुति को मतदान किया है। जितने सारे सांसद महायुति के चुनकर आए हैं उसमें सेना के मतदाताओं ने भी किया है। कुछ ऐसे भी मतदाता है जिन्होंने, जो शायद कभी पहले किसी ने सेना बीजेपी को वोट नहीं किया, लेकिन देश में बदलाव के लिए उन्होंने वोट किया। क्या उनको ये सब कुछ हुआ वो पसंद है? ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने तय किया है कि नरेंद्र मोदी ही उनके स्टार कैंपेनर होंगे। जो पूरी स्ट्रेटेजी उनकी है, चेहरा उन्होंने जो रखा हुआ है वो नरेंद्र मोदी का रखा हुआ है। चलो आओ, उनको लगता है कि वेव है उनकी अभी भी, और मैं उल्टा कहता हूं। बीजेपी या नरेंद्र भाई ऐसे नहीं है, मुझे मालूम है, लेकिन चलो 25 साल में संकट समय में जिस दोस्त ने आपको साथ दी, चलो सब मिलकर आओ और दोस्त को खत्म करो। आओ।